हेलो सिक्स क्लास। तो आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 18 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य किसको कहते हैं? सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह मतलब ऐसा नहीं कोई कहीं लगा रखा, नहीं, बिल्कुल क्रम में आ रखे शब्द। तो सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो क्या होता है? उसका उद्देश्य, मतलब कर्ता, वो भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो बात कही जा रही है वो उसका क्या होता है? उस वाक्य का विधेय। जैसे एग्जाम्पल देखो, वाक्य लिख रखा है लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में, है ना। तो लड़की इस वाक्य का क्या है? उद्देश्य है। और इसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक पढ़ रही है इस वाक्य का क्या हो गया? विधेय हो गया। तो आगे आपको समझ में उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद हैं वाक्य के? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया या विधेय होता है। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे प्रियदर्शी तो चला गया, या आप मुरादाबाद कब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सरल वाक्य। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो है वो किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन वो आपस में किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि और, अन्यथा। तो ये योजक इनको जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं, तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा, तो परिश्रम करो एक वाक्य, और अन्यथा और पछताना पड़ेगा, ये भी, इन दोनों को अन्यथा से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखो मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, और जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है, कि एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और वो अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिल जाता है, तब क्या होता है? वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब मिश्रित वाक्य में एक वाक्य तो प्रधान होता है, बाकी सारे वाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं। मिश्रित में क्या होता है? एक वाक्य तो क्या होता है? मुख्य होता है, प्रधान होता है, और बाकी सारे उपवाक्य उसके ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? वह लड़की मिल गई, ये तो क्या है? प्रधान वाक्य है। और जो मेले में खो गई थी वो क्या हो गया? उसका आश्रित उपवाक्य। आगे समझ में। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये नाम, जैसे इनके नाम है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाले या किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का ज्ञान कराने वाले वाक्य को विधानवाचक कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से कोई काम हो रहा है ना, तो वो किस में आएगा? विधानवाचक वाक्य में आएगा। सामान्य रूप से अगर क्रिया हो रही है
तो वो विधानवाचक वाक्य में आएगी। जैसे श्रेया पढ़ रही है, सामान्य काम हो रहा है ना, सामान्य क्रिया हो रही है, पढ़ रही है श्रेया पढ़ रही है, तो ये किस में आएगा? विधानवाचक में। मतलब जिसमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है वो किस में आता है? विधानवाचक में। आज्ञावाचक में तो आज्ञा से ही पता चल रहा है, जिसमें किसी की आज्ञा, आदेश, निर्देश या प्रार्थना, अनुमति का भाव रहता है, मतलब उसमें बिल्कुल आज्ञा का भाव रहता है, तो वो किस में आता है? आज्ञावाचक में। जैसे कि तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ, या ध्यान से पढ़ा करो, और हम कह सकते हैं थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए, मतलब वो आज्ञा दे रहा है ना आपको, कोई काम करने के लिए आदेश दे रहा है, तो ये किस में आएंगे? आज्ञावाचक में। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न वाला ही काम है, मतलब किसी के विषय में कुछ पूछा जाए, प्रश्न किया जा रहा है, तो वो किस में आएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य में जाएंगे। मतलब संक्षिप्त में कहें तो अगर किन्हीं प्रश्नों की उत्तर हाँ या ना में हो, या वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो इनमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या यह पुस्तक आपकी है, या आपका नाम क्या है, तो ये किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। और पीछे प्रश्न बोधक चिन्ह लगे रहेगा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो पता चल जाएगा। फिर है निषेधात्मक। निषेध मतलब बिल्कुल मनाही, नकारात्मक। निषेध मतलब मना करने वाला काम। तो निषेधात्मक वाक्यों में क्या होता है कि जिन वाक्यों में इनकार या अस्वीकार या निषेध का भाव रहता है, मतलब किसी को पसंद नहीं है, वो नहीं करना है, तो मतलब वो साफ इनकार कर रहा है, या फिर उसे अस्वीकारा जा रहा है, या फिर बिल्कुल निषेध है, जैसे धूम्रपान निषेध है ना, कि आप धूम्रपान नहीं कर सकते आप, तो ऐसे निषेध का भाव रहता है, तो ये निषेधात्मक वाक्य होते हैं। और ऐसे वाक्यों में अक्सर न, नहीं या मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती, तो वो बता रहा है ना बिल्कुल नहीं आती, वो बता रहा है कि निषेध है उसके लिए कार, मतलब नहीं आती उसको ये कार, तो ये क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। अब बारिश नहीं होगी, तो निषेधात्मक। या बाहर मत जाओ, निषेधात्मक। आगे समझ में। उसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक में मतलब जिन वाक्यों में कोई अपने मन की इच्छा को या दूसरों के प्रति कोई कामना, आशा या आशीर्वाद का भाव व्यक्त करे, तो वो इच्छावाचक में आते हैं। जैसे चिरायु हो, तो उसके मन की इच्छा है ना कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम चिरायु हो। या फिर काश मैं पंछी होता, तो उसके मन की इच्छा है कि अगर वो पंछी होता तो वो उड़ता। या दीपावली मंगलमय हो, वो आपको क्या कह रहा है? कोई कामना कर रहा है कि आपकी दीपावली मंगलमय हो। तो ऐसे वाक्य किसमें आएंगे? इच्छावाचक में। उसके बाद है संकेतवाचक। तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी कार्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य कार्य की पूर्व सिद्धि की ओर संकेत हो, तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। मतलब कोई कार्य अगर सफल होता तो उससे पहले क्या घटना घटी उसकी तरह संकेत दे रहे हैं, तो वो किसमें आएंगे? कार्य सिद्धि में। देखो जैसे पानी बरसता तो खेती होती, तो खेती होती कब? अगर पानी बरसता, तो पहले की घटना पर बता रहा है ना, संकेत कर रहा है कि पानी नहीं बरसा, पानी बरसता तो खेती होती। या अगर तुम परिश्रम करते तो सफल होते, तो अगर तुम सफल होना चाहते थे तो तुम्हें पहले परिश्रम करना था। तो अभी की घटना पहले की घटना की तरफ संकेत कर रही है। या फिर तुम साथ चलोगे तो मैं चलूंगा, कि तुम चल रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूं। तो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक मतलब जिन वाक्यों में आपको उस काम के होने में संदेह हो या संभावना हो, तो वो संदेहवाचक में आते हैं। जैसे हो सकता है मामा जी कल आए, हो सकता है, संदेह है ना, कोई पक्की बात नहीं है। शायद पिताजी बाजार गए हैं, तो वो शायद लग रखा है इसमें कि शायद पिताजी बाजार गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो बाजार गए हैं, हो सकता है ऑफिस गए हो या किसी के साथ घूमने गए हो, तो उसने शायद लगाया है, तो ऐसे संदेह में आएगा। फिर लास्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब विस्मयादि बोधक पता है ना क्या होता है? कि जहां मन के भाव प्रकट होते हैं, हर्ष, आश्चर्य, शोक, प्रशंसा, प्रेम, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है इसमें, तो वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक भी कह सकते हैं हम, उद्गारवाचक वाक्य कह सकते हैं। कि और इसमें जैसे कि धन्य हो प्रभु,
आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए, या वाह क्या चित्र बनाया है ना। छी कितनी गंदगी है यहाँ। तो मतलब विस्मयादि बोधक वाले वाक्य विस्मयादि बोधक के जैसे होंगे, जिनमें आश्चर्य, शोक, प्रशंसा, प्रेम या घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाएगा, उद्गार किया जाएगा। तो ये हमारा पाठ हो गया वाक्य विचार। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है आपको। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या अंतर है? तो पेज नंबर 90। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा और डेफिनेशन और मिश्रित वाक्य की परिभाषा और इसकी एक उदाहरण, संयुक्त वाक्य की परिभाषा और एक उदाहरण और मिश्रित वाक्य की परिभाषा और एक उदाहरण। यह है क का आंसर। तो बॉक्स बना के अंतर जैसे आप करोगे, ठीक है। उसके बाद है ख, उद्देश्य के विस्तार से आप क्या समझते हैं? तो उद्देश्य का विस्तार विधेय को ही कहा जाता है। तो उद्देश्य के विस्तार विधेय को कहते हैं। काश मैं पंछी होता, यह कौन सा वाक्य है? उसकी इच्छा है ना कि वो पंछी होता, तो ये आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य में। इसके बाद है विधेय किसे कहते हैं? तो पेज नंबर 89 पे जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पिंक कलर में विधेय लिख रखा है आपके। तो विधेय की परिभाषा लिखनी है, दूसरा वाक्य के अंग में दूसरा विधेय की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, सरल वाक्य क्या होता है? तो वहीं नीचे सरल वाक्य की परिभाषा और एक डेफिनेशन लिख लेना, नीचे आ रखा है वहीं पे 89 पे। मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है ये नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर वाले प्रश्न में कर चुके हैं। अब है विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक देखो ये रहा 8वां विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसकी परिभाषा के साथ एक उदाहरण लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, सही शब्द से रिक्त स्थान बनना है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चले उन्हें अकर्मक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य के द्वारा बोलने वाले की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके बाद है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। मामा जी पार्क में टहल रहे हैं, विधानवाचक। जल्दी बाहर आओ, आज्ञावाचक। वाह कितनी सुंदर जगह है, विस्मयादि बोधक। तुम मुंबई कब जाओगे, प्रश्नवाचक। इसके बाद है इनमें उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखने हैं। तो माली ने पौधे लगाए, माली उद्देश्य, पौधे लगाए विधेय। शास्त्री जी ने ईमानदारी से काम किया, तो शास्त्री जी उद्देश्य और ईमानदारी से काम किया विधेय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या बलिदान किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो है उद्देश्य और देश के लिए क्या बलिदान किया विधेय है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, तो रामचरितमानस उद्देश्य और तुलसीदास जी की रचना है विधेय। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, तो राजा दशरथ तो क्या है उद्देश्य और श्रवण कुमार को मारा इसका विधेय है। उसके बाद है इन वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलना है। तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे ये वाला प्रश्न करने की, ठीक है। फिर है वाक्यों में उपवाक्य और आश्रित वाक्य अलग करना। तो जो व्यक्ति कटुभाषी होता है उसे कोई नहीं चाहता, तो जो व्यक्ति कटुभाषी होता है ये उपवाक्य और दूसरा वाला आश्रित वाक्य। तो मैंने लगा रखे हैं, जो अंडरलाइन है वो उपवाक्य है और दूसरे अंडरलाइन के नीचे आश्रित उपवाक्य लिख रखे हैं, तो आप फिल कर लेना, ठीक है। और 7वां प्रश्न जो है उसमें देखो इन वाक्य प्रत्येक भेद का उदाहरण लिखना है। तो आप इनके एक एक उदाहरण, मतलब एक एक उदाहरण लिखोगे, एक एक वाक्य लिखोगे इन वाक्यों का, ठीक है। 8वां है शायद वह भी आएगा, संदेहवाचक। परमात्मा करे तुम स्वस्थ हो जाओ, इच्छावाचक। आप मेरी बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना, प्रश्नवाचक। ईश्वर करे आज जमकर वर्षा हो जाए, इच्छावाचक। और अपने नगर को स्वच्छ रखें, आज्ञावाचक, ठीक है। तो अब आपको नोटबुक में क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ। सोचो और बताओ।
प्रश्न 1 और 4, 5, 6, 7 ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है, तो ये आज आपका हिंदी सेकंड का वर्क है। ओके।